जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आखिरकार फेडरेशन ऑफ वेटनर्स एसोसिएशन ने भी एक लेटर माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और यह लेटर लिखा गया है 10/7/2025 को। इसमें 8th पे कमीशन की जो बातें जोरों शोरों पे चल रही है, इसके गठन की बात, मेंबर्स की बातें चल रही है, तो उसी के संबंध में यह लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें फेडरेशन ऑफ वेटनर्स एसोसिएशन, जो कि पूर्व सैनिकों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके द्वारा मेंशन किया गया है इंक्लूजन ऑफ 1 मेंबर फ्रॉम डिफेंस एंड वेटनर्स सेगमेंट इन 8th पे कमीशन, यानी कि 8वें पे कमीशन के तहत पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधित्व हो, साथ में डिफेंस का एक मेंबर होना चाहिए, जिससे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जा सके। सुविधा के लिए मैंने इस लेटर को हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन के तहत 8वें वेतन आयोग में रक्षा और पूर्व सैनिक वर्ग से एक सदस्य को यहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए। आदरणीय महोदय प्रधानमंत्री जी, रक्षा और केंद्रीय सिविल कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि कर्मचारी हर 10 साल तक इंतजार करते हैं कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो। दूसरा है कि यहाँ देखा गया है कि सीपीसी की सिफारिश तैयार होने के बाद अनेक विसंगतियां प्रकाश में आती हैं तथा संबंधित कर्मचारी वर्ग द्वारा विसंगतियों को उठाए जाने पर उन्हें दूर करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाती है। तीसरा जो पॉइंट है कि यहाँ देखा गया है कि रक्षा कर्मियों को वेतन, पेंशन और भत्ते से संबंधित अधिकतम विसंगतियां इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि आयोग में कोई भी रक्षा एवं पूर्व सैनिकों से रिलेटेड कोई सदस्य शामिल नहीं है। चौथा है कि कुछ विसंगतियां बहुत गंभीर हैं, जो स्थिति वेतन, पेंशन और पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे मनोबल पर भी असर पड़ता है, चाहे पूर्व सैनिक हो चाहे डिफेंस के हो। रक्षा और पूर्व सैनिकों के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में उचित तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिकों और रक्षा कर्मियों के वेतन और भत्तों में बड़ा अंतर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर इनके द्वारा बताया गया है कि 31 दिसंबर 1972 को थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह उस समय थी, जबकि सर्वोच्च सिविल सेवा की पेंशन 416 रुपये प्रतिमाह थी। यानी कि इतना अंतर जो सेना के अधिकारी रिटायर जाते थे और जो सिविल के सर्वोच्च अधिकारी जाते थे उनकी पेंशन में था। हालांकि छठे वेतन आयोग में दोनों की पेंशन 45,000 प्रतिमाह कर दी गई थी, क्योंकि रक्षा और पूर्व सैनिकों की ओर से आवाज़ उठाने का के लिए कोई भी नहीं होता है। यह स्पष्ट रूप से सेना की पतन और अवनति का प्रतीक है, जिससे सैनिकों का मनोबल गिर जाता है। दिग्गजों का दृढ़ मत है कि रक्षा क्षेत्र में एक सदस्य होना चाहिए, साथ में पूर्व सैनिकों से रिलेटेड एक सदस्य होना चाहिए, जो कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित कार्यालय को फेडरेशन ऑफ वेटनर्स एसोसिएशन, जो कि पूर्व सैनिक सदस्यों का सबसे बड़ा एक संगठन है, एक पूर्व सैनिक सदस्य को शामिल करने का आदेश दें, जो भारत में 160 से अधिक पूर्व सैनिक संगठनों से संबंध सबसे बड़ा ये सम प्लेटफॉर्म है। ये लेटर दिखा गया है माननीय सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर रिटायर्ड, जो कि इसकी अध्यक्ष हैं। अभी यहाँ पर JCOR को किस तरह से नुकसान हुआ है, किस तरह से उनके साथ अनजस्टिस किया गया है। 1 रैंक 1 पेंशन में 1 रैंक 1 पेंशन लागू तो किया गया है, जिसमें एक विसंगतियाँ हैं, तालिकाएं जरूर जारी की गई हैं। जवानों के अधिकारों को नजर करते हुए आधार का वर्ष अधिकतम और न्यूनतम का औसत लेकर के OROP का आदेश जारी किया गया, जो जवान और JCOs के लिए औसत की जगह अधिकतम पेंशन पर निर्धारित होना चाहिए था। दूसरा है कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे सैनिकों की जो नौकरी होती है वह जोखिम भरी होती है, और उसी के लिए इक्वल मिलिट्री सर्विस पे दिया गया था, क्योंकि जोखिम सभी के लिए बराबर होता है। रैंक आधारित भेदभाव के कारण निचले रैंक के अधिकतर जो पूर्व सैनिक हैं उनमें असंतोष है, क्योंकि सैन्य सेवा की कठिनाइयां और जीवन में जो जोखिम होता है वह सबसे ज़्यादा जवानों को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः MSP सभी रैंक के लिए समान होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि पे मैट्रिक्स लेवल, सिपाही का पे फिक्सेशन 7वें वेतन आयोग की मैट्रिक लेवल 4 से शुरू किया जाना चाहिए, भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि OROP बेनिफिट का प्रीमेच्योर रिटायर, एक निश्चित तिथि के पश्चात रिटायर होने वाले जवानों को OROP की सुविधा उससे वंचित किया गया है,
जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इसका लाभ सभी को दिया जाना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए कि कोई अधिकारी है, कोई जवान है, हाथ दोनों का कटा है तो दोनों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो सभी को डिसेबिलिटी पेंशन एक दर से दिया जाना चाहिए। पूरी तरह डिसेबिलिटी पेंशन संबंधित सैनिक की उच्चतम वेतन में निर्धारित होना चाहिए, ना कि उसकी सेवावधि के आधार पर। अगला है कि इन्हेंसमेंट फैमिली पेंशन। पूर्व सैनिक को यदि कोई स्वर्गवास हो जाता है तो इन्हेंसमेंट फैमिली पेंशन 67 वर्ष की आयु तक देने का प्रावधान होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि ईसीएचएस फैसिलिटी टू अदर रैंक। ईसीएचएस पॉलिसी में बदलाव कर अस्पतालों में सिपाही, नायक और हवलदार को सेमी प्राइवेट वार्ड फैसिलिटी देनी चाहिए। कि ओआरओपी बेनिफिट ऑफ रिजर्विस्ट, कुछ रिजर्विस्ट बचे हुए हैं बेचारे, तो सेना के लिए एक नियमित सैनिकों से भी अधिक योगदान उनका रहा है, उन्होंने अपना त्याग दिया है। रिजर्विस्ट को भी ओआरओपी में शामिल किया जाना चाहिए, उनको भी वही सुविधा दी जानी चाहिए। अभी जीवित जो रिजर्विस्ट हैं उनकी संख्या ना के बराबर है, तो सरकार पर यदि सरकार बोलती है कि बोझ बढ़ता है हमारे ऊपर, तो उससे कोई बोझ यहाँ पे बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। तो उनको कम से कम यहाँ सम्मान तो दिया जाए कि उनको ओआरओपी का बेनिफिट मिल जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है कि लिबरलाइज फैमिली पेंशन। पूर्व सैनिकों विधवा की पेंशन का निर्धारण शहीद के रैंक की उच्चतम वेतन के आधार पर हो, ना कि वास्तविक सेवा अवधि के आधार पर होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि एट्रोसिटी बाय पुलिस के द्वारा पूर्व सैनिकों और जो सेवारत सैनिक हैं उनके साथ बर्बरता की घटनाएं सुनने में आती हैं। पहले तो जवानों के साथ होती, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि अधिकारी वर्ग को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए, इसके लिए आयोग गठन हो जिससे सेना का सम्मान और मनोबल कायम रहे। अगला जो पॉइंट है कि एनोमली इन पे फिक्सेशन ऑफ एक्स। जो एक्स ग्रुप है यहाँ पर उसके वेतन पेंशन निर्धारण को सही किया जाना चाहिए, जो कि उनकी मांग रही है। अभी ये जो इतनी सारी कमियां हैं, इनको दूर करने के लिए 8वें वेतन आयोग में पूर्व सैनिकों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला फेडरेशन ऑफ वेटनर्स एसोसिएशन के एक मेंबर को यहाँ पे बुलाना चाहिए। ये लेटर लिखा गया माननीय प्रधानमंत्री जी को, और यहाँ पर वहाँ सभी पॉइंट रखे गए हैं जो कि JCOR के हैं और जिनमें भेदभाव हुआ है। तो ये जो कमियाँ बताई थी, इन सभी कमियों को दूर करने के लिए फेडरेशन ऑफ वेटनर्स एसोसिएशन, जो कि 160 से ज़्यादा पूर्व सैनिकों के संगठन को मिलकर के बनाया गया है, इन्होंने मांग की है कि 8 CPC के अंतर्गत पूर्व सैनिकों का भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे कि उनकी आवाज़, उनकी जो कमियां हैं उनको वहां तक उठाया जा सके, उनका कोई सॉल्यूशन निकल सके और जो सैनिक और पूर्व सैनिकों में नाराज़गी है उसको दूर किया जा सके।